मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जो हमारा सेकंड नियम है, जिसे हम समतामान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। समतामान पैमाने के प्रतिफल का मतलब होता है जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, उत्पादन की मात्रा में भी ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ पर समुत्पत्ति वक्र रेखाएं, जैसा कि आपके चित्र बुक में बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत एल शेप की समुत्पत्ति वक्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। हम भी उसी चित्र का निर्माण करेंगे। आप एक चित्र अपनी नोट्स कॉपी में साइड में और बना लें एल शेप के अंतर्गत, जो मैं यहाँ पर वीडियो में आपको बता रही हूँ। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। समतामान पैमाने के प्रतिफल या इक्वल रिटर्न्स टू स्केल, इसके अंतर्गत जिस अनुपात में संसाधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं तालिका बता रही हूँ आपको। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन की मात्रा में परिवर्तन, और यहाँ पर दूसरे हमने क्या लिया, समानुपात के निशान के बाद उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन में हमने 1, 2 और 3 लिए हैं। इसी तरह से जो उत्पादन की मात्रा प्राप्त हुई है 10, 20 और 30 प्राप्त हुई है। यदि हम इसका रेशो निकालते हैं कॉमन फैक्टर लेकर, तो 1, 2 और 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपके समानुपात के बाद 10 कॉमन फैक्टर हो गया, 1, 2 और 3। जिस अनुपात में साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो, तो इसे समतामान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति कहा जाता है। बच्चों, इसको चित्र के माध्यम से मैं बता रही हूँ। चित्र आपके समुत्पत्ति वक्र रेखाएं एल शेप की बनेंगी। सबसे पहले जहाँ आपकी मर्जी हो, पैमाने को एक्स अक्ष लोगे, ओवाई अक्ष लोगे, श्रम को ओ एक्स अक्ष पर, पूंजी को या भूमि को ओवाई अक्ष पर लोगे। कहीं भी इस पैमाने की रेखा जो 45 डिग्री की आपके द्वारा खींची गई है, कहीं भी कोई भी एक बिंदु लोगे जिसे ए नाम दोगे, फिर दूसरा बिंदु लोगे उसे बी नाम दोगे। जितना ए और बी का डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस आपको सी बिंदु पर लेना है, और उतना ही डिफरेंस आपको डी बिंदु के लिए भी लेना है। ठीक है बच्चों, ये चारों बिंदु बना लिए। अब स्ट्रेट लाइन खींचते हुए इस रेखा से IPC 1 10 यूनिट, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचोगे बच्चों IPC 2 20 यूनिट, फिर आपके IPC 3 30 यूनिट। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें भौतिक मात्रा को दर्शाया जाता है। और चौथे नंबर पर आपके IPC 4 40 यूनिट। ये जो चित्र बना है, यहाँ पर A से लेकर B तक का गैप AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD है। मतलब उत्पादन के साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ है, उत्पादन की मात्रा में भी उसी अनुपात में परिवर्तन दर्शाया गया है। समतामान पैमाने के प्रतिफल कहलाते हैं। लागत की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं, तो औसत लागत और सीमांत लागत रेखाओं के माध्यम से इसको दर्शाएंगे। ये जो औसत लागत और सीमांत लागत रेखाएं हैं, इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो आपका दे रखा है 8th चैप्टर, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं नियम बता रही हूँ, इसलिए इनका संबंध लागत से बताते हुए दर्शा रही हूँ तुम्हें।
जब भी समतामान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति होती है तो लागत समता नियम लागू होता है। चित्र के अंतर्गत OH अक्ष पर उत्पादन की मात्रा या आउटपुट होता है, OY अक्ष की तरफ सीमांत व औसत लागत होती है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो होता है OX अक्ष के पैरेलल बनता है। एवरेज कॉस्ट से हम समतामान लागत समता नियम बोलते हैं। लागत समता नियम कहते हैं। इसमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल OX अक्ष के पैरेलल बनती है। बच्चों, इसके बाद हमारे तीसरा नियम लागू होता है। तीसरा नियम हमारा हासमान पैमाने के प्रतिफल है। थर्ड नियम का नाम क्या है हमारे? हासमान पैमाने के प्रतिफल। अभी आपको बताते हैं बच्चों इसके बारे में भी। जब भी उत्पादन के साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए, यदि उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में परिवर्तन वृद्धि दिखाई दे तो उसे हासमान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। तीसरा वाला आपका नियम है हासमान पैमाने के प्रतिफल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। यहाँ पर बच्चों यदि हम तालिका के माध्यम से इसे समझाएं तो हमारे उत्पादन के साधनों की मात्रा में तो 1:2:3, लेकिन जो उत्पादन की मात्रा है वो आपके दुगने से कम प्राप्त हो रही है, या आपके कहीं तो 18 और फिर 24, और यदि इसे हम इनका रेशो निकालते हैं तो 1.8 और 2.4 हमारा प्राप्त होता है। और यदि हम चित्र में बताते हैं तो वही OX अक्ष श्रम और पूंजी को लेंगे, या आपकी पैमाने की रेखा होगी। यहाँ पर आपके पहला बिंदु किसी भी एक इस पैमाने की रेखा बना लीजिए, दूसरा बिंदु जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ बना लीजिए। जितनी A और B के बीच का गैप लिया उससे ज़्यादा गैप लेना C बिंदु के लिए, और जितना B और C का लिया उससे ज़्यादा लेना D के लिए। समझ गए बच्चों? A और B का जो गैप लिया है उससे ज़्यादा B और C का लेना है, और फिर C और D का लेना है। समुत्पत्ति वक्र रेखाएं। IPC 1 10 यूनिट, IPC 2 20 यूनिट, फिर IPC 3 30 यूनिट, और IPC 4 40 यूनिट को शो कर रही है। बच्चों, यहाँ पर AB इज लेस देन BC और BC इज लेस देन CD की कंडीशन पाई जाती है। जब भी दोगुना उत्पादन प्राप्त करने के लिए संसाधनों को दोगुने से अधिक लगाया जाए तो आपके आसमान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति पाई जाती है। और यदि हम इसका लागत के आधार पर अध्ययन करें तो इसमें लागतें बढ़ जाती हैं। लागत वृद्धि नियम लागू होता है। लागत वृद्धि नियम का मतलब है एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है और मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है। जितनी तेजी से एवरेज कॉस्ट बढ़ती है उससे अधिक तेजी से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है। लागत के बारे में बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 8th में। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ इस नियम के अंतर्गत कौन सा नियम लागत की दृष्टि से लागू हो रहा है उसका अध्ययन करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये तीनों नियमों का अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत वर्धमान, समतामान और भासमान तीनों नियमों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा बच्चों आपके जो दे रखा है वो नेक्स्ट चैप्टर में बुक से पढ़ेंगे। थैंक यू।